नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जियोग्राफी पर बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने जियोग्राफी के लिए 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, जैसे कि इतना सारा वीडियो अपलोड करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे आप लोगों ने 10th क्लास और 12th क्लास में देखा कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो पूछा जा रहा था वो बहुत ही विचित्र टाइप का, कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो किताब से भी बाहर था, मतलब सिलेबस से भी बाहर था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए उतना सारा प्रश्न बना रहा हूँ ताकि आप लोग जो है हर एक प्रश्न को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर हो जाएगा अपर्दन। अपर्दन जो है एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारा प्रश्नों को आप लोगों को पढ़ना है, इसी के कारण इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना लंबा वीडियो पर आप लोग भी इंटरेस्ट नहीं लोगे। ठीक है ना। और अभी आप लोग किसी तरीके से बहुत ज़्यादा नंबर लेकर के आओ, उसके बाद फिर 12th में मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए प्रश्न संख्या यदि 2 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को लवण को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 3 तो जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को अपक्षय किसके लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो अपक्षय की यदि बात किया जाए तो मृदा निर्माण के लिए जो है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षय का रूप है। तो यहाँ पर जो दिया गया है इसमें अपक्षय का रूप कौन सा है, तो भौतिक रूप भी है, रासायनिक और जैविक, ये तीनों प्रकार से जो है मृदा का निर्माण होता है, यह अपक्षय प्रक्रिया होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 5 पर तो जिसमें कह रहा है कि भौतिक अपक्षय के लिए कौन महत्वपूर्ण तत्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो भौतिक अपक्षय के लिए यदि बात किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है तापमान। ठीक है, आगे बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन 2 महत्वपूर्ण तत्व जलवायु से संबंधित है। तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन सा है, तो वो हो जाएगा तापमान एवं वर्षा। प्रश्न संख्या 7 जिसमें पूछा जा रहा है कि मृदा निर्माण किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो मृदा निर्माण की यदि बात किया जाए तो अपक्षय प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 8 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षय शीत प्रदेशों में क्रियाशील नहीं है। तो अपक्षय प्रक्रिया जो ये 3 प्रकार का है, ये कौन सा है जो शीत प्रदेशों में मतलब ठंडे प्रदेशों में क्रियाशील नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का भौतिक अपक्षय। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 9 पर तो प्रश्न संख्या 9 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन का कार्य नहीं है, नहीं बल्कि परिणाम है। तो इनमें से आंसर आप लोगों का हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लौह खनिजों पर। आगे बात करें प्रश्न संख्या 11 पर जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का हिमकरण एवं पिघलना। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 जिसमें पूछा जा रहा है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ठीक है, अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन, हिंदी में ऑक्सीकरण। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 13 पर जिसमें पूछा जा रहा है कि मृदा निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो यहाँ पर जो है मृदा निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जनक सेल। ठीक है, मतलब जिस सेल से जन्म होता है वही वाला। आगे यदि बात करें यहाँ पर तो कह रहा है कि रासायनिक अपक्षय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण को जो है सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 15 पर जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक प्रक्रिया का कारक नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा आप लोगों का भूकंप। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 जिसमें पूछा जा रहा है कि सेलों का टूटकर अपने स्थान पर पड़े रहना क्या कहलाता है। तो अपने ही स्थान पर जब पड़े रहता है तो उसको उस टाइम हम लोग कहते हैं अपक्षय। ठीक है, आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 17 पर तो जिसमें हम लोगों को प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है कि तल संतुलन बल के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जा सकता है। तो किसे सम्मिलित किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहिर्जनिक बल को। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 18 पर जिसमें पूछा जा रहा है किस प्रकार की जलवायविक दशाओं में अपर्दन अत्यधिक तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों में। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या किस दशाओं में, तो यहाँ पर गर्म और आर्द्र दशा में हो जाएगा। ठीक है,
आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 19 पत्र, जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चवाच के मध्य अंतर के कम होने को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है तल संतुलन। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 20 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 20 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि स्थल स्वरूपों को प्रभावित करने वाले बहिर्जनिक बल को के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करते हैं? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का भूकंप को। ठीक है, क्योंकि बहिर्जनिक है और भूकंप अंदर से उत्पन्न होता है इसी के कारण। खैर, प्रश्न संख्या 21 पर बात करें तो जिसमें कह रहा है कि मौसम एवं जलवायु की क्रियाओं द्वारा कठोर चट्टानें अपनी संबंधियों के सहारे टुकड़ों में टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये जो है विखंडन कहलाती है। विखंडन मतलब टूटना, सिंपल शब्द में। यदि बात करें प्रश्न संख्या 22 पर तो प्रश्न संख्या 22 हम लोगों से पूछा जा रहा है चट्टानों के खनिजों में जल के अवशोषण को क्या कहा जाता है? तो यदि बात करें चट्टानों के खनिज में जल के अवशोषण को तो हम लोग इसको कहते हैं जल योजन। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 जिसमें पूछा जा रहा है कि जैविक अपक्षय के अंतर्गत कौन सहायक नहीं होते? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा जलवायु। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके हिसाब से जो ज्वालामुखीयता जो है ये अंतर्जनित बल का उदाहरण है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 25 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्जनिक बल नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन जो है इसके हिसाब से ज्वालामुखीयता जो है ये बहिर्जनिक बल नहीं है। प्रश्न संख्या 26 जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सूर्य ताप द्वारा भौतिक अपक्षय से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो सूर्य ताप द्वारा यदि बात किया जाए तो भौतिक अपक्षय का, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कार्बोनीकरण या तो फिर कार्बोनेशन, जिसको हिंदी में कार्बोनीकरण कहा जाता है। खैर, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 27 पत्र जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मलबा अवधाव निम्नलिखित किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मंद प्रवाही बृहत संचलन में। प्रश्न संख्या 28 जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रक्रिया निम्नलिखित में से अनुक्रमिक है? तो अनुक्रमिक कौन सा है? तो इसका हो जाएगा अपरदन जो है वो अनुक्रमिक है। प्रश्न संख्या 29 जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से अंतर्जात बलों के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखीयता को। आगे बात करें प्रश्न संख्या 30 पत्र जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पटल विरूपण से नहीं है? तो पटल विरूपण से संबंध नहीं है तल संतुलन का। प्रश्न संख्या 31 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया में किसे सम्मिलित नहीं करेंगे? तो किसे सम्मिलित नहीं करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप को। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 32 को तो जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रक्रिया सूर्य ताप द्वारा भौतिक अपक्षय से संबंध नहीं रखती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनेशन। प्रश्न संख्या 33 जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध अर्धजनिक भू आकृतिक प्रक्रिया से है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटल विरूपण से। आगे बात करें प्रश्न संख्या 34 पत्र जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस अनाच्छादन के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? ठीक है, तो किस अनाच्छादन के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखीयता को। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बृहत संचलन के लिए प्रेरक बल का कार्य करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न संख्या यदि 36 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है अपरदन और परिवहन के लिए कौन सा ऊर्जा प्रेरक बल का कार्य करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। प्रश्न संख्या यदि 37 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है सभी प्रकार की अंतर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया के पीछे कौन सा प्रेरक बल कार्यरत है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 जिसमें पूछा जा रहा है कि रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया में किसे सम्मिलित नहीं कर सकते? ठीक है, तो किसे सम्मिलित नहीं कर सकते हैं? तो हिमकरण को जो है सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 39 जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 40 तो जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसी बृहत संचलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का विसर्पण को। ठीक है,
देखिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बस छोटा सा काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपना फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा मोटिवेशन लेवल जैसे जैसे बढ़ता रहेगा मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 41 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है अक्षय के प्रमुख अभिकर्ता के रूप में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ताप को सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 42 जिसमें पूछा जा रहा है कि मृदा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है पेडालॉजी, ठीक है। तो यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 43 पर, तो प्रश्न संख्या 43 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मृदा निर्माण के कारक में अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। तो किसको हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मूल पदार्थ को भी, जैविक पदार्थ को भी और समय को भी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 44 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है मलबा अवधाव एवं भूस्खलन जैसी घटनाएं प्रायः कहाँ घटित होती है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हिमालयी क्षेत्र में जो है घटित होती है, भूस्खलन क्षेत्र, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि मलबा अवध को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है, ठीक है। तो मलबा अवध को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का तीव्र प्रवाही बृहद संचलन में, ठीक है। यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 46 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि चट्टानों का सिलिका से अलग होना क्या कहलाता है। तो चट्टानों का सिलिका से अलग होने की प्रक्रिया को हम लोग डिसिलिकेशन कहते हैं, ठीक है। पहले आप लोग डीसी बोल दोगे, उसके बाद लिकेशन बोल दोगे, हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या यदि 47 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चवाच के मध्य अंतर के कम होने को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तल संतुलन कहा जाता है। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 48 पर, तो प्रश्न संख्या 48 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म लावा दरार की सहायता से धरातल के ऊपर आ जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग ज्वालामुखीयता कहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 49 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि रासायनिक अपक्षय का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्र में देखने को मिलती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 50 जिसमें पूछा जा भूस्खलन के प्रकारों में से किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो ये 4 ऑप्शन जो है इसके हिसाब से मलबा अवधाव को शामिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपना फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।